हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। एक निजी बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें, जबकि कुछ लोग इसमें घायल हैं। देखिए। बस जैसे ही झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बरठी इलाके में पहुंची, अचानक पहाड़ी से भारी मलबा और चट्टानें सीधे बस पर आ गिरी। इस दर्दनाक हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 15 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के कर्मचारी जो हैं लगे हैं स्थल पे। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये दर्दनाक हादसा जो है घटा है यहाँ बिलासपुर में। हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा बस की हालत देखकर ही लगाया जा सकता है। बस में करीब 30 लोग सवार थे। हादसे के बाद एक यात्री लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। 3 कैजुअलिटीज अभी तक जो हमने बॉडीज रिकवर कर ली हैं और 2 इंजर्ड थे, उनको एम्स रेफर कर दिया गया है। एक है अभी जो हमें मिसिंग की खबर आ रही है, तो अभी तक उसी का ऑपरेशन चला हुआ था। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्र में ढलान कमजोर हो गया था, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। और बिलासपुर में हुए इस बस हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जोरों पर है। रेस्क्यू किए गए 2 बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देखिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बस हादसे के बाद से ही रेस्क्यू अभियान में जुटी है। टीम को खराब मौसम से भी जूझना पड़ रहा है। इस बीच जिन दोनों बच्चों को बचाया गया है, उनकी हालत में सुधार है। बच्चे फंक्शन से वापस आ रहे थे, बस में ऊपर पहाड़ गिर गए। बच्चे तो सही है, बाकी 4 लोग सीरियस हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर बस हादसे पर गहरा शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू से राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली है। नड्डा ने हादसे पर शोक जताते हुए लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता क्षेत्र में हुए भीषण भूस्खलन में एक बस के चपेट में आने से कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में आत्मबल प्रदान करें। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जी जान से जुटी है। और जयपुर अजमेर हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक अचानक से पुलिया पर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। देखिए। जैसे ही आग लगी, एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। ऐसा लगा जैसे किसी ने ब्लास्ट कर दिया हो। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग की लपटें आसमान में दूर से दिखाई दे रही थी। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद दर्जनों दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में जुट गई। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घटनास्थल पर धुएं का गुबार छा गया, जिससे हाईवे पर यातायात व्यवस्था ठप पड़ गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक के ड्राइवर और खलासी का कोई पता नहीं चल पाया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि ट्रक में अचानक आग लगने के बाद वो दोनों इसी में फंस गए। बताया जा रहा है कि ट्रक पहले डिवाइडर से टकराया, फिर पलट गया और थोड़ी ही देर बाद उसमें आग लग गई। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां मौजूद रहीं। बता दें कि मुलाकात टाटा बोर्ड में नियुक्तियों को लेकर के की गई है, संचालन के मुद्दों पर की गई है, ट्रस्टियों के बीच में चल रहे खींचतान और संपत्ति विवाद को लेकर के भी इस पूरे मैटर को देखा जा रहा है। महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बैठक को।
और चलिए आगे एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बरेली का दौरा करने वाले हैं। बरेली में हिंसा के बाद आज पहली बार ये बरेली का दौरा अखिलेश यादव का होने वाला है। अखिलेश के दौरे को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही अखिलेश यादव आज रामपुर भी जाएंगे, आजम खान से मिलेंगे। अखिलेश यादव आपको बता दें 2 साल बाद आजम खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। इसी बीच आजम खान ने भी कहा है कि अखिलेश यादव हमारे घर आ रहे हैं, लेकिन दूसरे कोई भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आजम खान के घर उनसे मिलने ना आए। और चलिए इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर ले। अखिलेश यादव के रामपुर दौरे पर आजम खान ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा मेरी सेहत का खैरियत लेने के लिए आज अखिलेश यादव उनके घर पर आ रहे हैं। साथ ही आजम खान ने कहा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही अखिलेश यादव से मिलूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी परिवार का कोई सदस्य अखिलेश यादव से नहीं मिलने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश के अलावा कोई भी नेता मेरे घर पर ना आए। ईद के दिन किसी ने मेरे परिवार को फोन नहीं किया, किसी ने सूद नहीं ली, ये आजम खान ने बयान दिया है। ईद के दिन मेरी पत्नी अकेली रोती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो है नहीं, सुना है मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मुझसे मिलेंगे, बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा हुई मुर्गी चोरी कराने में, 34 लाख रुपया उसी में जुर्माना हुआ है। आपसे भी और आपके माध्यम से दरखास्त कर रहा हूँ, इस घर को कोई खरीद ले। एक मुर्गी चोर कितना जुर्माना दे सकता है? दफा डकैती की है, सजा डकैती की मिली, कहा चोर जा रहा हूँ। 350 मुकदमे हैं मेरे परिवार पर। और यूपी के पीलीभीत में किसानों ने राइस मिल पर अवैध धान खरीदी का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। कार्यवाही की मांग की, देखिए। जिले के किसानों का आरोप है कि बाहरी लोगों से सांठगांठ कर राइस मिल मालिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए धान की खरीद कर रहे हैं, जिससे उनके धान की खरीद नहीं हो पा रही है। इसी के विरोध में स्थानीय किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया। ये अवैध धान आ रहा था बाहर से ट्रेड होकर, जो कि ना मंडी भी नहीं जिनकी कट रही थी, बाहर से जो ये आड़ती लोग खरीद रहे हैं और सस्ता होने पौने दामों ये बिसंडा मिलों पे गिराया जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल किसान का भी दाम नहीं बिक पा। किसानों का हंगामा देखते हुए बीसलपुर मंडी सचिव ने किसानों को बिचौलियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। धान चीज होगा जो जुर्माना कराना, जुर्माना। किसानों ने हंगामा करते हुए जल्द से जल्द बाहरी ट्रेडर्स और बिचौलियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब देखना है कि किसानों के प्रदर्शन का मिल मालिकों पर कितना असर होता है। और चलिए अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू से जहां कार वाले की हरकत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि कार के ड्राइवर ने काफी दूर तक एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं दिया। बता दें कि पुलिस ने इस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, देखिए। ये शर्मनाक घटना जम्मू में घटी। दरअसल यहाँ के रेहाड़ी इलाके में एक एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी, तभी उसकी मामूली टक्कर एक बलेनो कार से हो गई। इसके बाद वो बलेनो कार ड्राइवर उस एम्बुलेंस का पीछा करने लगा। थोड़ी देर पीछा करने के बाद कार वाले ने जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर इस एम्बुलेंस को रोक लिया और दोनों ड्राइवर्स में तीखी बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने बीच बचाव के बाद एम्बुलेंस में मरीज होने के चलते उसे वहां से निकाल दिया। ऐसा लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर फिर इस कार वाले ने एम्बुलेंस को ओवरटेक किया और उसे काफी देर तक रास्ता नहीं दिया। बाद में दोनों पक्षों को थाने लाया गया और जम्मू पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए बलेनो कार को जब्त कर लिया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। और चलिए इसी बीच बिहार चुनाव को लेकर के इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन में आज सीटों को लेकर के बंटवारा हो सकता है और सीटों के बंटवारे का ऐलान संभव है। आरजेडी को 125 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दी जा सकती हैं, वहीं लेफ्ट यानी कि वामपंथ को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं। मुकेश सहनी के पार्टी यानी कि वीआईपी को 18 से 20 सीटें मिल सकती है। हालांकि आपको बता दें, मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कई बार सामने आकर के ये भी कह चुके हैं कि पार्टी के जीतने के बाद वो डिप्टी सीएम पद के नीचे वो नहीं मानेंगे, उन्हें डिप्टी सीएम बिहार का बनाया जाए। खुलेआम सबके सामने उन्होंने कहा। और ऐसे में आपको बता दें, सीट बंटवारे को लेकर के आज कोई बड़ी ऐलान
की जा सकती है पार्टी की तरफ से। बिहार चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। महागठबंधन में आज सीटों के बंटवारे को लेकर के एक ऐलान संभव है और आरजेडी को बताया जाता है 125 से 130 सीटें दी जा सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दी जा सकती हैं। तो आपको बड़ी खबर बता दें और इसी बीच आपको बता दें मुकेश साहनी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं और इसी में मुकेश सहनी ने कई बार अपनी बात रखी है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम के नीचे अगर उन्हें पार्टी कोई भी पद देता है तो वो नहीं मानेंगे, डिप्टी सीएम पर ही वो मानेंगे। और ऐसे में ये देखिए किस किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी को 125 से 130 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 50 से 55 सीटें दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है लेफ्ट को यानी कि वामपंथ को 30 से 35 सीटें दी जा सकती है। वीआईपी की अगर बात करें, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 18 से 20 सीटें उनको मिल सकती है। आरएलजेपी को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। जेएमएम को यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें यहां पर दी जा सकती है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐलान जैसे ही होगा वैसे ही हम आपको फौरन बताएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर और है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है, ये भी सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। 50 सीटों पर उम्मीदवारों का आज मंथन किया जाएगा। 50 से 55 सीटें जो आज कांग्रेस को दी जाएंगी उस पर सीटों को लेकर के आज उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन होगा। दोपहर 2:30 बजे अहम बैठक होगी। वर्चुअल बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद होंगे। आपको बता दें और ये बैठक 2:30 बजे के आसपास की जाएगी। और देखिए आगे बढ़ेंगे, अब खबर आपको बता दें, कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप का रियलिटी शो बिग बॉस कन्नड़ सीजन 12 मुश्किल में घिर गया। आपको बता दें पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के चलते शो के सेट को सील कर दिया गया। देखिए दरअसल डीजल जनरेटर, कचरा और गंदा पानी इसके बंद होने का कारण बन गया। मंगलवार को दिन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शो के स्टूडियो को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी कर दिया और रात होते होते पुलिस शो के सेट पर पहुंच गई और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शो के सेट को सील कर दिया। बता दें कि ये स्टूडियो बेंगलुरु दक्षिण जिले के बिदाड़ी इलाके में है, जहां कई वर्षों से इसकी शूटिंग की जा रही थी। लेकिन पर्यावरण मानकों को लेकर ये शो पिछले कई दिनों से सवालों के घेरे में था, जिसके चलते कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने के लिए शो को दोषी पाया और शो के सेट पर ताला लगवा दिया। वहीं सेट सील किए जाने के बाद घर के अंदर मौजूद सभी प्रतियोगियों को बिग बॉस का घर खाली कर जाना पड़ा। और चलिए इस खबर के बाद एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ की खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने जंगल में आतंकियों को घेरा है। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अब भी घाटी में की जा रही है। वैली की तस्वीर है, आपको बता दें कि कल से ही इस पूरे इलाके में यानी कि राजौरी और पुंछ के इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मुठभेड़ की भी खबर इस पूरे इलाके से आई है। आपको बता दें सेना के जो जवान हैं, सुरक्षा बल हैं, जंगलों को उन्होंने घेर लिया है, आतंकवादियों को घेर लिया और लगातार सर्च ऑपरेशन वैली में चलाया जा रहा है। और भारी बारिश की वजह से दिल्ली में लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है, जिसके बाद जाम से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। देखिए दिल्ली में हुई कई घंटों की बारिश के बाद ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। बारिश की वजह से कई इलाकों में भारी जाम लग गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती दिखाई दी। अक्षरधाम के आसपास भी भारी जाम लग गया। फ्लाईओवर पर गाड़ियों की लंबी कतार लग जाने से दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद जाने वाले रास्ते पर कई घंटों तक आवाजाही में दिक्कत आई। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। शाम को बारिश के बाद ऑफिस से घर लौट रहे लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। तीन मूर्ति इलाके में तो घंटों ट्रैफिक जाम रहा। दिल्ली के साउथ एक्स में भी लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली से नोएडा गाजियाबाद आने वाली सड़क के दोनों तरफ भारी जाम लगा रहा। और अगली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के नीलमंगला रोड से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें सड़क के एक हिस्से पर करीब 1.5 किलोमीटर कीलें बिखरी हुई मिली हैं, जिससे लोगों में हड़कंप सा मच गया। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक मेटल डिटेक्टर की मदद से सड़क किनारे बिखरी कीलें इकट्ठी कर रहा है। पोस्ट में दावा किया गया है कि कुछ शरारती तत्व जानबूझकर व्यस्त सड़कों पर कीलें बिखेरते हैं, जिससे गाड़ियों के टायर पंक्चर हो जाएं।
इसके बाद ऐसे लोग या उनके सहयोगी मौके पर पहुंचकर ऊंची कीमत पर मरम्मत की पेशकश करते हैं। सड़क पर भारी मात्रा में कीलें मिलने से हड़कंप मच गया। खासकर बाइक सवारों के लिए ये कीलें खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि अचानक टायर पंक्चर होने पर संतुलन बिगड़ सकता है और हादसा हो सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर महाराष्ट्र जा रहे हैं। आपको बताते हैं मुंबई में कई परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें 19,650 करोड़ रुपए की लागत से इस एयरपोर्ट को बनाया गया है। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी आज प्रधानमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंतिम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो 2 दिनों का होगा और ये बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुंबई के लिए ये नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इसका लोकार्पण, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही कीर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। आगे बढ़ेंगे। यूपी के बलिया में राज्यपाल की अगवानी के लिए ट्रैफिक को रोकने की वजह से एक मासूम की जान चली गई। आरोप है कि जाम में फंसे रहने की वजह से मासूम ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना का एक युवक ने वीडियो बना लिया, वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। देखिए। वीडियो में दिख रहा है कि एम्बुलेंस जाम में फंसी हुई है। मंजीत नाम के युवक ने जब वीडियो बनाया तो दर्दनाक खबर सामने आई। भैया ये बताइए कितने देर से आप रुके हुए हैं? भैया आप हैं उनके घर से? क्या हुआ है? जाम में यहाँ पे तो बच्चा एक्सपायर। यहाँ पे ये तड़प रही हैं, यहाँ पे ये रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन यहाँ से कोई रूट से निकालने वाला नहीं है। बलिया में मंगलवार को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पहुंचना था। जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया था। इसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। एम्बुलेंस जाम में ही फंस गई और इलाज के लिए जा रहे मासूम की जान चली गई। ये घटना बहेरी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की है। और अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के चंबा की पांगी घाटी में सीजन के पहले बर्फबारी से किसानों को बड़ा झटका लग गया। बर्फबारी के चलते सेब की तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए एक रिपोर्ट में। पिछले 2 दिनों से जारी बर्फबारी से किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, क्योंकि पांगी घाटी में 6 इंच तक बर्फ गिरी है। आलम यह है कि सेब के बागवान बर्फ की मोटी चादर से घिर गए। तो वहीं इलाके में कड़ाके की ठंड हो गई है। समय से पहले बर्फबारी ने लोगों के सामने मुश्किलों का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया है। भारी नुकसान की भरपाई को लेकर बागवानों में तो चिंता है ही, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी ये परेशानी बन गई है। एक तरफ सेब की फसल को नुकसान पहुंचा, तो वहीं बर्फबारी के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। और चलिए अगली खबर आपको न्यूज़ 7 में मध्य प्रदेश की दिखा दें। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने नवजात शिशु को मरने के लिए अस्पताल परिसर में ही फेंक डाला, लेकिन उसकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिएगा। 2 लोग बाइक पर बैठे हैं। महिला पहले आसपास देखती है, फिर नवजात शिशु को कचरे के ढेर में फेंक देती है। इस बीच सफेद शर्ट पहने एक और युवक आसपास लोगों पर निगाह रखे हुए है। वो इस बात का ख्याल रख रहा है कि कहीं उनकी करतूत कोई देख तो नहीं रहा। जैसे ही महिला बच्चे को फेंकती है, सबसे पहले एक बाइक सवार मौके से फरार हो जाता है। उसके बाद दूसरी बाइक पर महिला बैठकर अपने साथियों के साथ रफू चक्कर हो जाती है। इस बीच जब लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो अस्पताल स्टाफ को सूचित किया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बच्चे को एसएनसीयू में भर्ती किया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अस्पताल परिसर में नवजात शिशु को फेंकने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। और अगली खबर न्यूज़ 7 में मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो महामंडलेश्वर स्वामी उत्तम महाराज से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। देखिए।
अरे महाराज जी, हम आपके बच्चे हैं, आपसे तो माफी मांगते रहेंगे। हम बस राजकाज में आपने काम पर लगाया, अब ये तो आप जानो, आपने आपस फंसाई तो आप निपटते रहो। अब आप खुश रहो या नाराज, ये सब आपके सिर पे है। दरअसल मोहन यादव को मुख्य अतिथि के रूप में उत्तम सेवाधाम आश्रम पहुंचना था, लेकिन मोहन यादव नहीं पहुंच पाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के लिए कहा, जिस पर महामंडलेश्वर स्वामी उत्तम महाराज नाराज हो गए और मंच से ऐसी बात कह दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमने निमंत्रण भी नहीं दिया, निमंत्रण तपन वोमिक जैन ने दिया। नहीं, अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है जुड़ने की। जिनके पास 2 घंटे ऐसे सेवा प्रकल्प में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति हमारे मंच में नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। जब मोहन यादव को पता चला कि स्वामी उत्तम महाराज उनसे नाराज हैं, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर महाराज जी से सभी लोगों के सामने माफी मांगी। अरे महाराज जी, हम आपके बच्चे हैं, आपसे तो माफी मांगते रहेंगे। संत के तीखे शब्दों के बीच एमपी के सीएम मोहन यादव की मुस्कान ने माहौल को हल्का कर दिया। बता दें कि सलकनपुर में शरद पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम था। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। और अब खबर रायबरेली से है। यहाँ पर दलित युवक की पीट कर हत्या करने को लेकर के जहाँ एक तरफ पुलिस एक के बाद एक आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है, वहीं इसको लेकर के गरमाई राजनीति के बीच में कैबिनेट मंत्री रामकेश निषाद को विरोध का सामना करना पड़ गया है। देखिए। दरअसल कैबिनेट मंत्री रामकेश निषाद फतेहपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी की घोषणा की, सफाई कर्मचारियों के बढ़े वेतन का जिक्र किया, लेकिन रायबरेली के हरिओम पासवान को लेकर कुछ नहीं बोले। इसी को लेकर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो लॉ एंड ऑर्डर का पाठ पढ़ाने लगे। वाल्मीकि समाज के युवक को चोट समझ करके पीट दिया गया। आज उसका पीड़ित परिवार का ये कहना है कि वहाँ पे कांग्रेस का डेलीगेशन तो वहाँ पे पहुँचा, लेकिन भाजपा के ना तो कोई मंत्री पहुँचे, ना तो कोई वहाँ पे विधायक पहुँचे, और अभी तक परिवार से मिलने के लिए कोई भी यहाँ पहुँचा भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, ये पूरे प्रदेश में किस तरह से लागू है। वहीं दूसरी ओर हरिओम पासवान की हत्या की कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ी निंदा की है। वहीं मृतक का परिवार पुलिस के रवैये से भी नाराज है। 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो वहाँ पुलिस थी उनको सस्पेंड किया जाए, ठीक है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि उनके घर में भी बुलडोजर चलना चाहिए। बता दें कि रायबरेली के ऊंचाहार में दलित युवक हरिओम पासवान की चोर समझकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। आज इसका उद्घाटन होगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों और कैसे खास है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। भारत का एविएशन सेक्टर पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका बेहतरीन उदाहरण है। अदानी ग्रुप और सिडको की साझेदारी से बना यह एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल पैसेंजर हब की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। 2866 एकड़ में फैला यह एयरपोर्ट शुरुआती चरण में सालाना 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। यहाँ 2 समांतर रनवे और 4 अत्याधुनिक टर्मिनल्स बनाए गए हैं, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ऑपरेशंस के लिए सक्षम है। अंतिम चरण में यहाँ 245 यात्री विमान स्टैंड्स और 7 कार्गो विमान स्टैंड्स होंगे, जो कि पूरी तरह ऑटोमेटेड और AI सक्षम होंगे। उद्घाटन से पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इस परियोजना से 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है, जिनमें एविएशन, लॉजिस्टिक्स, IT, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर शामिल हैं।